अस्सलामुअलैकुम। मेरे शौहर को छोटी से छोटी बात पर जल्दी गुस्सा आ जाया करता था और उनको अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक ही वो किसी भी मामूली सी बात पर गुस्से में आ जाते और सारे घर का सामान उठाकर फेंकने लगते। कई दफ़ा मैंने उन्हें मोहब्बत से समझाया कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो तो किसी सूरत समझ ही ना पाते थे। वो ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा हो जाया करते। हमारी शादी को 1 साल का अरसा ही गुजरा था और इस 1 साल में मैंने उनके गुस्से की इंतहा को देख लिया था, लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा न था कि एक दिन वो गुस्से में हर हद पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को ही निशाना बना बैठेंगे। एक मामूली सी बात को लेकर मेरे शौहर ने मुझसे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, लेकिन जैसे ही कुछ घंटों बाद उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो मेरे कदमों में गिर गए और माफ़ियाँ मांगने लगे। लेकिन अब पछतावे क्या होवत, जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। मैं और वाजिद एक ही मोहल्ले में रहते थे और मैं स्कूल आते जाते वाजिद को देखा करती और मुझे वाजिद से मोहब्बत हो गई थी। जब वाजिद ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वाजिद का गुस्सा सारे जहान में मशहूर था। वाजिद हमेशा ही गुस्से में अपना आप खो बैठते थे। गुस्से में आकर मोहल्ले में मारपीट और लड़ाई झगड़ा उनके लिए मामूल की बात थी। और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे घर वाले किसी भी तरह मुझे वाजिद के साथ रुखसत नहीं करेंगे तो मैंने वाजिद से चुपके मुलाकातें शुरू कर दी। वाजिद ने इन मुलाकातों में मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इनकी वजह से मुझे कभी कोई तकलीफ़ ना होगी। मैं इस वक्त जवानी की दहलीज पर थी और जज्बात की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। हर मुलाकात पर जब वाजिद मुझे हाथ लगाते और मोहब्बत से मुझे चूमते तो मैं अंदर तक सरशार हो जाती। और वाजिद ने मुझे अपने लिए इतना बेताब कर दिया था कि मेरे पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता न था कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर वाजिद से शादी कर लूँ। मैं किसी भी तरह वाजिद और अपना मिलन चाहती थी। चुपके होने वाली मुलाकातों ने हमारे दिल में जज्बात का ऐसा तूफ़ान पैदा कर दिया जिसे रोकना या बर्दाश्त करना हमारे बस में न था। कभी कभी हमारी मुलाकात हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती और मैं सब कुछ भूल कर वाजिद की हो जाती। वाजिद ने अपने एक दोस्त का घर हमारी मुलाकात के लिए तय कर रखा था, जहाँ उसका दोस्त अकेला रहता। मैं और वाजिद वहाँ मिलते और अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करते, लेकिन जल्द ही हमारी मुलाकात के लम्हे ख़त्म हो जाते और हम दोनों से राब भी ना हो पाते। कभी कभी वाजिद मुझे बहुत ज़्यादा खुले अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार करके कहते कि वो अब मेरे बगैर अपने बिस्तर पर बहुत बेचैनी महसूस करते हैं और अब वो किसी भी तरह मेरे साथ रात गुजारना चाहते हैं, और अगर मैं उनकी ना हुई तो वो कोई भी गलत कदम उठा लेंगे। मैं वाजिद के इस जुनून को अपने लिए मोहब्बत समझती रही और मुझे अंदाज़ा ही न हुआ कि ये जुनून तो उनकी फितरत का हिस्सा है। मैं उनकी मोहब्बत भरे जज्बात से इस कदर मुतासिर हो गई कि मैंने अपना घर बार छोड़कर 18 साल की उम्र में उनके साथ भागकर शादी कर ली और हम दोनों वो मोहल्ला छोड़कर दूर चले आए। वाजिद के घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ और उनका भांजा रह गया था, क्योंकि उनकी बहन और बहनोई का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। फिर कुछ अरसे बाद हमें इत्तला मिली कि वाजिद की माँ भी चल बसी हैं, तो वाजिद अपने भांजे को हमारे घर ले आए। जब मैं अपना घर छोड़कर वाजिद के साथ फरार हुई तो मेरी आंखों में बहुत से सपने थे और इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा अरमान थे। हमने एक किराए का घर ले लिया था। वाजिद की नौकरी बहुत अच्छी थी, इसीलिए हमें पैसों का कोई मसला न था। वाजिद उम्र में मुझसे 12 साल बड़े थे और शादी के वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। उनके गुस्से की वजह से कोई भी अपनी बेटी को उनसे ब्याहना न चाहता था, और जब मैं उन्हें मैसर आई तो इन्होंने जज्बात में आकर मेरे साथ बहुत सा वक्त गुजारा और मुझे लेकर फरार हो गए। शादी की रात मुझे अन्न के जुनून का सही तरह से अंदाज़ा हो गया, जब वो 2 घंटे तक मुझसे मुस्तकिल मोहब्बत देने के बावजूद भी पीछे न हटे और उनकी प्यास न बुझी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने वाजिद से कहा कि मैं अब थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ, लेकिन वो जुनून की इंतहा पर पहुँच चुके थे। जब मैं सोने के लिए लेटे तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैं पूरी रात वाजिद की ज़बरदस्ती को बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं उसे तब भी उनकी मोहब्बत ही समझ रही थी। वाजिद ने जो मुझ पर गुस्सा ना करने की बातें की थी वो सब महज बातें ही रह गईं। वक़्त के साथ उनका गुस्सा भी उन पर गालिब आ गया था और वो मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने के अलावा मुझ पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी करते और कभी कभी तो मारपीट पर उतर आते। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता न था। लेकिन जिस दिन वाजिद मुझसे मोहब्बत करते, इस दिन इस कदर मोहब्बत करते कि मैं उनकी पिछली तमाम बातों को और तशद्दुद को भूल जाती और एक दफ़ा फिर उनकी मोहब्बत में दीवानी हो जाती। ज़िंदगी इसी तरह नशीबो फराज पर थी कि जब हमें पता चला कि वाजिद की माँ का इंतकाल हो गया है और वाजिद का यतीम भांजा अकेला रह गया है, वाजिद खुद जाकर अपने भांजे शायान को हमारे ही घर ले आई। इस वक्त वो एक 12 साल का बच्चा था।
शयान बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसा था, इसीलिए मैंने उसे देखते ही फ़ौरन अपने सीने से लगा लिया और उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत देने लगी। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखती और उसके साथ साथ रहती। शयान को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मैंने ले ली थी, क्योंकि मेरे पास घर के कुछ ही थोड़े बहुत काम हुआ करते थे और बाकी वक्त मैं फारिग रहा करती थी। शयान के घर आने से मेरा दिल लग गया था और मुझे वाजिद के गुस्से से भी निजात हासिल होने लगी थी, क्योंकि शयान की मौजूदगी में वाजिद मुझे मार पीट ना करते। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना अभी भी उनका मामूल था। शयान भी बचपन से वाजिद के इस रवैये से वाकिफ़ थे, इसीलिए ये बात उसके लिए भी नई नहीं थी। अक्सर वाजिद की गैर मौजूदगी में वो मजाक मजाक में वाजिद को बुरा भला कह देता और मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठती। वो मुझे कहता कि ना मापी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मामू आपके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं, जबकि आप इतनी अच्छी हैं। मैं मुस्कुरा कर शयान की बात को टाल जाती, लेकिन सच तो ये था कि मुझसे भी वाजिद का ऐसा सलूक अब बर्दाश्त नहीं होता था। मोहब्बत के जो हसीन सपने सजाए मैं वाजिद के साथ आई थी, वाजिद ने एक एक करके उन तमाम सपनों को तोड़ दिया था। कई दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर इतनी हिम्मत ना हुई कि दोबारा अपने माँ बाप का सामना कर पाती। एक दिन वाजिद दफ्तर से बहुत गुस्से में घर लौटा और इत्तेफाक से मुझे खाना पकाने में देर हो गई थी, क्योंकि आज सुबह से ही इलाके में गैस की बंदिश थी। वाजिद ने मेरी बात सुने बिना ही गुस्से में सारे घर का सामान देखना शुरू कर दिया, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और बताना चाहा कि सुबह से गैस नहीं थी, तो मेरी बात सुने बगैर ही उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मैं अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी रह गई और वाजिद को इस वक्त भी बिल्कुल अंदाज़ा न हुआ कि वो मुझ पर कैसी क़यामत ढा गए हैं। हमेशा की तरह कुछ ही घंटों बाद उनका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो हम दोनों के साथ कैसा जुल्म कर चुके हैं। वो मेरे कदमों में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और यही कहते रहे कि उन्होंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था और इसका कोई मतलब नहीं था। मैं उसकी बात को किसी सूरत ना मान सकती थी। मेरे नज़दीक तलाक हो चुकी थी। जब वाजिद ने देखा कि मैं उनके साथ अब किसी भी तरह रहने को राज़ी नहीं, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला और कहने लगे कि मैं इस घर में रहकर अपनी इद्दत के दिन गुजार लूँ और फिर शयान से शादी करके दोबारा उनके निकाह में चली आऊँ। वाजिद की बात सुनकर मेरी जान निकल गई कि वो अपनी गरज की खातिर अपने 13 साला भांजे से मेरा निकाह करवाना चाहते हैं। वाजिद ने कहा कि एक यही रास्ता है जिसके ज़रिए से हम दोनों दोबारा एक हो सकते हैं। मेरे पास वाजिद की बात मानने के अलावा और कोई चारा न था, इसलिए मैं इस घर में रहकर इद्दत पूरी करने लगी। फ़िलहाल हमने ये बात शयान से छुपा ली थी। मैं रात को स्टोर रूम में चली जाती और रात वहीं गुजारती। दिन भर तो वाजिद घर पर मौजूद ही न होते थे। शुरू में तो शयान बहुत हैरान हुआ कि मैं स्टोर रूम में क्यों सोने लगी हूँ, लेकिन फिर मैंने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि इसके मामू मुझसे नाराज़ हैं और वो मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहते। दिन बहुत तेज़ी से पर लगा कर उठ रहे थे और वाजिद से मेरी जुदाई बर्दाश्त न हो रही थी। कई दफ़ा उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा मुंह फेर लेती। इस वक्त वो एक नामहरम के सिवा और कुछ न थे। शयान ने भी इंटरनेट के ज़रिए कोई नौकरी ढूंढ ली थी और वो पढ़ाई के साथ साथ फारिग वक्त में इंटरनेट पर ही कोई काम करने में मसरूफ़ रहता। मैं जब भी उससे पूछती कि कहीं इस वक्त काम करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई, तो वह मुस्कुरा कर कहता कि वो हमेशा तो मेरे और मामू के सहारे पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और वो जल्द ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। मुझे शयान को देखकर बहुत खुशी होती। वो एक सुलझा हुआ और समझदार बच्चा था। जिस दिन मेरी इद्दत ख़त्म हुई उस दिन वाजिद ने शयान को बिठाकर